हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पार्ट टू आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पार्ट वन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसमें मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और यहाँ पे भी मैं 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 का कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आप लोगों को बताने की अब जरूरत नहीं है। 2-3 दिन बचे एग्जाम के, ठीक है, तो ये आपको करके जाना है कॉम्प्रिहेंसिवली। तो ये शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 51 से हम देखेंगे आज। 51 से 50 तक मैंने आपको बताया कि मैंने 50 तक कर दिया था। तो 51 देख लेते हैं। इन विच ईयर द गवर्नमेंट पोस्टल सर्विसेज वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। ठीक है, पोस्टल सर्विसेज कब इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में आपको बताना है। अगेन वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। बट आपको मैं बता दूं, अगर आपने जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है अच्छे से पढ़ी है, इवन एनसीईआरटी अगर आपने उसकी की है, क्लास ट्वेल्थ की, क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी की है, तो उसमें आपको ये बताया गया है कि कौन से सन में ये जो है एक्ट आया था। बट इतना माइन्यूट डिटेल आपको याद करना थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो जाएगा। आपकी आपके बिहाफ पे 53, 54, 55, 56 बहुत क्लोज ये जो ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें तो आपको या तो याद है तो याद है, अदरवाइज क्योंकि रफली अगर आप देखो जाओगे तो आपको 1850 के आसपास या 1855, ये आपको 5 साल का जो गैप है आपको याद आएगा। बट यहाँ आपको आपको एग्जैक्ट बताना है। तो एग्जैक्ट इसका आंसर 1854 है वैसे। ठीक है, 1854 है। ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे जो है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे जो है ये आया था। ठीक है, तो इससे बेसिकली एक्ट से हुआ क्या था कि सारी जो है क्या नाम है आपका, ये पोस्टल सर्विसेज जो है यूनिफॉर्म रेट्स पे जो हो गई थी। इससे पहले जो अलग अलग रेट्स लगते थे, इस एक्ट के आते ही यूनिफॉर्म रेट्स जो इम्प्लीकेबल हो गए थे। और आपका लॉर्ड डलहौजी ने जो है ये चीज़ इंप्लीमेंट की। तो इस बार क्वेश्चन आ सकता है कि किसने गवर्नमेंट पोस्टल सर्विस जो है इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने ये की थी। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फ्रॉम विच बुक आवर नेशनल सॉन्ग, फ्रॉम विच बुक आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज बीन टेकन। वंदे मातरम कौन सी किताब से लिया गया है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली जो है इजी सा है, आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, ये आपको पता ही है कि बंकिंगम चैटर्जी जो है, चैटर्जी तो है, पीसी चैटर्जी। ठीक है, उन्होंने ये जो है कंपोज किया था जो, ठीक है, और उन्होंने आनंद मठ अपनी जो नोवेल लिखा था, बंगाली नोवेल, बंगाली नोवेल जो उन्होंने लिखा था उसमें जो है ये यूज किया था। मेरे ख्याल से 1782 में जो है ये इन्होंने लिखा था। सॉरी 1882 में, सॉरी 1782 में, 1882 में जो है शायद इन्होंने ये नॉवल लिखा था। 1882 या 72 ऐसा ही कुछ ईयर है। ठीक है, 1882। ठीक है, तो जो है आनंद मठ जो है किताब थी, ये मेरे ख्याल से मैंने ल्यूसेंट में भी देखा है, कहीं पे ल्यूसेंट में लिखा है। तो आप ये वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 53, हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी है वो किसने प्रोपाउंड किया, यानी किसने बनाई थी, किसने लिखी थी इसके ऊपर किताब ड्रेन ऑफ वेल्थ के लिए। तो बेसिकली इसमें आपको बता दूं मैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है दादा भाई नरोजी ने लिखी थी। दादा भाई नरोजी ने लिखी थी। तो बेसिकली दादा भाई नरोजी जो है, जब वो इंडिपेंडेंस हमारा स्ट्रगल चल रहा था, तो 1885 के बाद जब कांग्रेस का स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उसमें जो है ये काफी एक्टिव मेंबर थे, एक्टिव मेंबर थे। इससे पहले भी जो है इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था नेशनल मूवमेंट के लिए। ठीक है, और आपको एक चीज और बता दो कि ये जो है इन्होंने जो है नेशनल मूवमेंट जो है हमारा, ये बाहर रहकर, यानी ये लंदन में जो है रहते थे, लंदन में रहते थे। और लंदन से ही इन्होंने नेशनल मूवमेंट जो है चालू किया था। तो उन्होंने वहीं पे लंदन में कि लंदन ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स, यानी फिर आप या बोलोगे ब्रिटिश के जो आम जनता थी, ब्रिटिश सिटीजन थे जो थे, उनको बताने के लिए कि ब्रिटिश सरकार इंडिया में क्या कर रही है, कि इंडिया में ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, उनको बताने के लिए किताब लिखी गई थी ट्रेन ऑफ वेल्थ, ताकि लोगों को उनको सिंपथी मिले। और सिंपथी से लोगों को या फिर विश्व भर को पता लगे कि इंडिया के साथ कितना गलत हो रहा है ब्रिटिशर्स द्वारा। ठीक है, तो ये जो है ट्रेन ऑफ वेल्थ इसलिए लिखी गई थी कि हमारा जो धन है वो ब्रिटिशर्स कैसे लेके जा रहे हैं अपनी कंट्री में। तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ठीक है, उसके बाद आता है, व्हाट डज त्रिरत्न इंडिकेट इन बुद्धिज्म। आपको बताना है कि बुद्धिज्म में तीन रत्न जो है किसको इंडिकेट करते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी है, अगर हम थोड़ी एंशियंट इंडिया पढ़ी है, ठीक है, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा है, तो आपको आराम से ए और बी जो है एलिवेट कर सकते हो। ट्रुथ, नॉन वायलेंस, मर्सी, लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस, ऐसा कुछ है ही नहीं बुद्धिज्म में। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है सी और डी में। बुद्धा, धम्मा, संघ, आपको पता है कि ये चीज आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। और विनय पिटाका, सूटा पिटाका, या फिर अभिधम्म पिटाका। तो बेसिकली भी इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है। मैं आपको ऑप्शन डी के बारे में बताया, तो ऑप्शन डी जो है, ये तीन पिटाकाज हैं। पिटाकाज मतलब टीचिंग होती है, टीचिंग होती है। और बेसिकली ये एक जो है बुद्धिज्म का टाइप जो बाद में हुआ था, थेरावाडा बुद्धिज्म, थेरावाडा बुद्धिज्म, उसकी ये जो है टीचिंग है, उसकी जो है टीचिंग है।
ठीक है, उसकी अलग अलग टीचिंग है। तो तीनों टीचिंग, तीनों जो है थ्योरीज जो है, अलग अलग थ्योरीज है तीनों की, तीनों पिटाका का जो है अलग अलग थ्योरीज है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी बुद्ध धम्म संघ है। ठीक है, ये आपके तीन रत्न है बुद्धिज्म के। ऐसे ही आपके जैनिज्म के हैं, ऐसे ही आपके जैनिज्म के। तो जैनिज्म बुद्धिज्म जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसकी याद कर लेनी है कि इस ये दोनों धर्म जो है किस बेस पे आधारित है, या फिर क्या इनके जो है आइडियोलॉजी है, या फिर इनके जो कौन कौन से गोल्डन वर्ड है, ठीक है, जो इसमें यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सब का आपको याद कर लेना। बाकी अपर पीसेस के लिए आपको इसको लिए इसको इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, अपर पीसेस के लिए आपको इसको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। वहाँ पे जो है हम इसको जीएस सेक्शन में आराम से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑप्शन नंबर 55। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ बेगम मुमताज महल? बेगम मुमताज महल का आपको ओरिजिनल नेम बताना है। तो इसका ऑप्शन तो अगर ये बहुत फैक्चुअल है, आपको पता है तो पता है, अदरवाइज इसमें तो क्या ही गैस लगाना। ऑप्शन डी इसका आरजूमंद बानो जो है उनका नाम था। तो ये आपका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन 56, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो आप बेसिक चीज पढ़ लेते हो। ठीक है, कि पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीवी मवालकर। जीवी मवालकर जी पहले स्पीकर थे। ठीक है, तो इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं 57, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ना इस चीज को। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डायरेक्टली एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो साल में 10 बार में एक बार आना चाहिए। ऑप्शन बी 327 का आंसर है। ठीक है, किसी को भी नहीं पता इस देश में कि 370 जो है जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने डाला था। ठीक है, आप लोग बच गए। आप लोगों के सामने अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बहुत ध्यान से इसको आंसर करना है। ठीक है, वेल दिस इज सार्काज्म। ठीक है, कोई मैं सीरियस बात नहीं कर रहा, वेरी इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है तो 58 करते हैं, विच अमेंडमेंट हैज बीन कॉल्ड अ रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कि रिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन से अमेंडमेंट को कहा गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है। 40 सेकंड, आपको पता है 40 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कितनी सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं, कितनी सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो ये आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत सारे चेंजेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। तो इसको आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आता है 59। 59 बोलता है आपका कि विच अमेंडमेंट, सॉरी, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आर्टिकल विच आर्टिकल इज सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपको बताने की हार्ट एंड सोल, या फिर इंडियन का जो है कॉन्स्टिट्यूशन का सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल है? वेरी इजी, 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये आर्टिकल बेसिकली हार्ट एंड सोल इसलिए है बिकॉज आपका अगर कोई फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है, तो आपके पास आर्टिकल 32 का पावर है। आर्टिकल 32 पावर आपको एम्पावर करती है, कोई भी सिटीजन को एम्पावर करती है कि वो अगर उसका फंडामेंटल राइट जो है वॉयलेट होता है, तो ही कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। ही कौन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ऑप्शन आपके पास हाई कोर्ट का भी है, बट ये बेसिकली आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी सीधा सीधा ऑप्शन है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल अपेलेट के अंदर आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको बहुत इजी कैटेगरी क्वेश्चन है, आपको बेसिकली हर कोई किताब में मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द, सॉरी, विंडोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? विंडोज का एग्जाम्पल आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर है। ठीक है, एक्टिव डेस्कटॉप नहीं यार, हार्डवेयर नन ऑफ द अबव, ऑपरेटिंग सिस्टम सीधा सीधा जो है आपका विंडोज का जो है इसका आंसर है। ठीक है, 60 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? आपको बताना है कि इनमें से एप्लीकेशन कौन सी है। कंपाइलर बिल्कुल नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं, ऊपर देखा मैंने नन ऑफ द नहीं। एम एस ऑफिस, एम एस ऑफिस एक एप्लीकेशन है, आपको पता है एम एस ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन है। ठीक है, जिसमें आपका पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, ठीक है, वर्ड पैड, ये सब जो है ऐड होते हैं, ये सब आते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि यार ये एप्लीकेशन है। ठीक है, कंपाइलर, अब कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर बेसिकली टेक्स्ट जो है क्या नाम है ऐड करता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, कंपाइलर, यार मैं भूल गया कंपाइलर क्या होता है। आई लेट यू नो। ठीक है, मैं कंपाइलर क्या होता है आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रोम। रोम क्या होता है? आपको बताना है रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी है या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है या फिर नन ऑफ द? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी और वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है, ये ऐसी मेमोरी होती है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से कनेक्टेड नहीं होती, से कनेक्टेड नहीं होती।
मीनिंग कि अगर फॉर वॉलेटाइल मेमोरी आपको सबसे पहले बताऊं, वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डिपेंड करती है जो डिपेंड करती है पावर पे। पावर पे यानी अगर आपके सिस्टम में पावर होगी, यानी अगर आपका सिस्टम ऑन होगा तो ही ये जो है मेमोरी काम करेगी। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। शैशे जो होते हैं शैशे जो होते हैं ये आपका एग्जांपल है। आप इंटरनेट पे सर्फ करते हो। ठीक है, तो जो है आपकी जितनी भी आपकी मेमोरी आपकी यूज होती है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी के अंडर आती है। आप जैसे सिस्टम को ऑफ कर दोगे तो ये सारी मेमोरी उड़ जाती है। ठीक है, और वहीं आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है, ये आपका पीसी चाहे या फिर लैपटॉप आपका खुला हो, ऑन हो या फिर ऑफ हो, ये जो है आपकी रहेगी रहेगी। ठीक है, हार्ड डिस्क की ये सब चीज़ें जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी के जो है एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो अगर आपका लैपटॉप पीसी जो भी है आपका ऑन है, ठीक है, अगर चलता है तो आपकी वोलेटाइल मेमोरी यूज होती है, अदरवाइज आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है आपकी यूज होती है। अच्छा, इनमें से सबसे तेज मेमोरी जो कौन सी है, सबसे डेटा ट्रांसफर सबसे तेज किस में होता है? वोलेटाइल मेमोरी में। अगर डेटा ट्रांसफर की बात की जाए, ऐसे पूछ सकते हैं कि डेटा ट्रांसफर सबसे तेज किस में होता है, वोलेटाइल में, नॉन वोलेटाइल में, किस में? तो अगर आप दोनों में से पूछा जाए तो सबसे ज्यादा तेज ट्रांसफर जो है डेटा आपका वॉलेटाइल मेमोरी में होगा। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी में आपका सबसे तेज डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, और नॉन वॉलेटाइल में धीरे होगा। तो ऐसे ही सबसे ज्यादा मेमोरी कहाँ पे स्टोर हो सकती है? सबसे ज्यादा मेमोरी आपको आपको पता ही लग गया होगा कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में। यहाँ पे सबसे ज्यादा मेमोरी स्टोर हो सकती है, यहाँ पे कम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनपुट डिवाइस इनमें से क्या है? ठीक है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस बहुत बेसिक कंप्यूटर का जो है आपको पता ही होगा। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होता है? तो प्लॉटर नहीं, एक तरह का प्रिंटर होता है। प्रिंटर इटसेल्फ इज नॉट अ इनपुट डिवाइस, इट्स एन आउटपुट डिवाइस। ये तीनों जो है आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस है। तो बेसिकली आउटपुट डिवाइस ये होता है जो आपकी इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट के फॉर्मेट में, ठीक है, ऐसे फॉर्मेट में या फिर जो आप रीड कर सको, ठीक है, आपके लिए इंफॉर्मेशन यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट में जो भी चीज़ रहती है आपको आउटपुट होती है। इनपुट क्या होता है? इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस कोई ऐसा डिवाइस होता है जो जो कंप्यूटर जो है डेटा को डेटा के कंप्यूटर के अंदर जो है डेटा जो है इंसर्ट होता है। ठीक है, इंसर्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप जो है कीबोर्ड से आप डेटा इंसर्ट करते हो। ठीक है, माउस से जो है डेटा आप इंसर्ट करते हो। तो ये सारे जो है इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और आउटपुट डिवाइस आपका मॉनिटर से क्या करते हो आप इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे पीसी है, मेरा पीसी मॉनिटर ये मेरे दिखा रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार। तो बेसिकली ये क्या कौन कर रहा है? ये मॉनिटर कर रहा है मेरा पीसी का। ठीक है, तो ऐसे ही प्रिंटर जो है जब प्रिंट करेगा पेज को, तो पेज में जो टेक्स्ट लिखा होगा उससे मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी भी कोई चीज जिससे मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस होती है। और ऐसी कोई चीज जिससे जो हमारा पीसी है वो इंफॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है, उसको हम इनपुट डिवाइस बोल देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्किप तो नहीं कर दी। हाँ, व्हाट इज द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार, ये पूछा था यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, वेरी 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 अनफॉर्चुनेट कि वो इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस लेवल में पूछ रहे हैं। बट ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, कुतुब मीनार की हाइट पूछ रहे हैं वो, कुतुब मीनार की हाइट से क्या मतलब है इनको यार, क्यों पूछ लेते हैं ऐसे सवाल। आंसर इसका 72.5 मीटर है। ठीक है, यही अगेन वेरी फैक्चुअल है, इसका तो पता नहीं, भगवान ही बचा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन से। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज ओनली गॉड कैन सेव यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। 65 हमने कर लिया, 65 पे आना है। तो 65 अगेन वेरी सिंपल। कंप्यूटर के आप देखोगे जितने भी क्वेश्चन आए बहुत सिंपल है यार। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज व्हाट? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, वेब ब्राउजर है, सबको पता है वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कंप्यूटर के, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद व्हेन वाज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड, मतलब डेट पूछी हुई है यहाँ पे। डेट पूछी हुई है, वाह। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, किस लिए, ऐसे कोई मतलब नहीं है। डेट से क्या मतलब है? तुम्हें डेट क्यों पूछ लेते हो यार? इतनी गंदे गंदे क्वेश्चन क्यों पूछ लेते हो? इसका आंसर वैसे 8 अप्रैल 2015 है। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, पीसीएस लेवल के कंडक्ट एग्जाम करा रहे हो आप, एक ऑफिसर, मतलब चलो ऑफिसर ही कहेंगे, ठीक है, एक ऑफिसर आप रिक्रूट कर रहे हो, एंड यू आर आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस की डेट कब है? मतलब हद है। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट दैट दे आर आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, दे शुड हैव आस्क मुद्रा योजना कौन सी मिनिस्ट्री करती है। ठीक है, उससे बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती है। आप डेट डेट याद करके क्या करोगे कि 8 अप्रैल को आया था 2015?
मतलब आप पूछ लेते कि इससे इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, सो दैट आप यूज इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो अपने अपने सराउंडिंग में। आप डेट पूछ के क्या प्रूफ करना चाहते हो कि डेट आप याद करो चीज़ों की। सो अनफॉर्चुनेट, आप भी कोई ग्रुप डी का एग्जाम तो नहीं रहे कि जहाँ पे आपको रट्टा लगवाना है बच्चों से, ठीक है। अब हाईली डिसअपॉइंटेड बाय दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द टोटल बजटेड अमाउंट ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आपको बताना है कि उज्ज्वला योजना, अगेन सो अनफॉर्चुनेट टू सी सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, उसका बजट कितना है आपको बताना है। वेल, डी 8,000 करोड़ है, 8,000 करोड़ इसका आंसर है, ठीक है। बट दे आर आस्किंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सो वेरी फैक्चुअल, ठीक है। दो जो those candidates which are preparing for UPSC level exam, so they don't have this habit, they don't have this habit to mug up things like this कि आपका बजट कितना था, उसका कितने रुपए आया था, कौन सी डेट को आया था। मतलब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड ऑल्सो दिस इज अ PCS लेवल एग्जाम, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, एंड द बैड बैड पार्ट इज कि वो ऐसे क्वेश्चन, इतने फैक्चुअल क्वेश्चन जो है अपने क्वेश्चन पेपर पे रख रही है, ठीक है। एंड दिस इज लाइक कि आपको आप पब्लिक सर्विस कमीशन आपको चाहती है कि आप जो है चीज़ों का मगअप कर लो, रट्टा मार लो बस, रट्टा मार के। तो ग्रुप सी की जॉब्स हैं तो सही, ग्रुप सी की हैं, ग्रुप डी की हैं, वहाँ पे रट्टा लगवा तो रहे आप वहाँ पे बैठ के रट्टा लगवाते हो, इसका चेयरमैन कौन है, उसका हेडक्वार्टर कौन है, ये सब रट्टा लगवाते रहो। रट्टा लगवा लो, बट एक हिस्ट्री तो है, हिस्ट्री से पूछ लो आप। हिस्ट्री पूरा रट्टा रट्टे की चीज़ है एक तरह से, वहाँ पे क्या लॉजिक है। बट नेवरदलेस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया इन बजट 16-17 में जो है बजट का आपको बताना है कि फिस्कल डेफिसिट क्या था। आई होप आपको फिस्कल डेफिसिट का मतलब पता हो, फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, आई होप आपको पता हो। अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल मीनिंग में, बहुत सिंपल मीनिंग में फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल बोरोइंग्स, टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया हुआ है, कितना उधार है बेसिकली, ठीक है, कितना उधार है गवर्नमेंट के ऊपर, ये आपका फिस्कल डेफिसिट बताता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कितना था 16-17 में, तो इसका आंसर ऑप्शन 3.5% था। और अगर अभी हम बात करें 2020-21 की, अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है, बट 21 जो हमारा 21-22 का जो है, 21-22 का जो फिस्कल डेफिसिट है, वो हमारे बजट में जाके पता लगेगा, ठीक है। अभी जो है 2021 का हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो 9.5% था, ठीक है, 9.5% था, बिकॉज कोविड आया, कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट की बोरोइंग हद से ज़्यादा बढ़ गई, सो इसलिए ये नंबर बहुत ऊपर चला गया। बट अभी बजट जो हमारा बजट हमारा 21-22 का आया था, 21-22 का जो बजट आया था हमारा, ठीक है, इसमें हमने जो है टारगेट रखा है, जो फिजिकल डेफिसिट हमारा 6.5 का रखा है, आई थिंक 6.5 और 6.3, आई एम नॉट श्योर, अराउंड 6% के जो है फिगर के आसपास जो है ये फिगर है, ठीक है। सो आप देख लेना, वैसे ये क्वेश्चन तो आना नहीं चाहिए कि कितना जो है टारगेट रखा हुआ है, बिकॉज इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए वैसे। बट टू हैव टू गिव यू एन ब्रीफ आइडिया, कि एक आइडिया आपको हो जाए कि कितना कुछ चल रहा है हमारे फिजिकल डेफिसिट का नंबर, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कास्ट ऑफ उत्तराखंड वर इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी इन अगस्त 2015। बेसिकली करंट अफेयर क्वेश्चन है, अपना कोई काम का नहीं है। ऑप्शन मेरे ख्याल से बी इसका आंसर था, हाँ ऑप्शन बी कहर एंड तनवर सिंह आर्य जो है इसका आंसर था, अपने कोई किसी काम का नहीं है, छोड़ो उसको। 70 ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इंडिया रिकॉर्डेड लोवेस्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो बेसिकली कौन से ऐसे साल में जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन लोवेस्ट हुआ था। ऑप्शन डी इसका आंसर है, अपने कोई काम का नहीं, करंट अफेयर क्वेश्चन था, ठीक है। बेसिकली अब हमें ट्रेंड, अगर आपकी बात की जाए फूड ग्रेन की, मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड क्या चल रहा है फूड ग्रेन का, कि हमारी बम्पर प्रोडक्शन होती जा रही है, मतलब साल भर साल हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई ईयर नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन की वो कैसी है, उसका ट्रेंड देखा जाए तो वो ट्रेंड हमारा ग्राफ अगर बने तो ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको बता दिया मैंने ट्रेंड, ठीक है। तो वैसे दो क्वेश्चन ये जो है एग्जाम में पूछा गया था कि कौन से ईयर में जो है हमारा फूड प्रोडक्शन सबसे कम था, ठीक है। तो उस साल जो है उस 1910 में 2009 और 10 में जो है रहा होगा कि भाई कुछ हाईलाइटेड पॉइंट थे कि इस वक्त जो है प्रोडक्शन बहुत हाईली गिर गया, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल, व्हाट इज द प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सबका योजना होगा मेरे ख्याल से 12 रुपये का साल का होता है, एक्सीडेंट कवर होता है आपका कवर इसमें। एक्सीडेंट, अगर आपकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए जो है, 2 लाख रुपए बीमे के रूप में मिलते हैं, ठीक है। 12 रुपये सालाना का होता है, इसको बोलते हैं हम सुरक्षा बीमा बीमा योजना। एक और होती है, एक और योजना होता है जो
प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो है इंट्रोड्यूस किया था, उसको हम बोलते हैं जीवन ज्योति योजना। उसको हम बोलते हैं जीवन ज्योति योजना। उसमें आपको पता है कि 321 रुपये, नहीं 321 नहीं, मेरे ख्याल से 300 कुछ का अमाउंट जाता है, 312 रुपये का शायद, 312 का शायद, आई एम नॉट श्योर कितने का प्रीमियम जाता है। ठीक है, 312 का जाता है शायद, तो ये फिगर देख लेना, आई एम नॉट श्योर। तो जीवन ज्योति योजना जो है वो आपकी, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के बराबर है। अगर आपकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली को जो है 2 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो ये दो योजना थी, बहुत सिंपल आंसर था, 12 रुपये पर साल। ठीक है, 12 रुपये पर साल इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। विच इंडियन स्टेट थ्रू विच इन द इंडियन स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। आपको बताना है कि ऐसी कौन सा स्टेट है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता। तो आपके मेरे ख्याल से 8 स्टेट है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होता है। तो गुजरात इज वन ऑफ देम, ओडिशा इज नॉट वन ऑफ देम, तो ओडिशा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। झारखंड से पास होता है, त्रिपुरा से पास होता है। लेट मी गेस कि वो कौन कौन से होता है। गुजरात से होता है एक तो, ठीक है, उसके बाद राजस्थान से होता है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश से होता है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ से होता है, उसके बाद आपका झारखंड से होता है, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल से होता है। 1 2 3 4 5 6, हाँ उसके बाद बस त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। हाँ 8 ही होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 स्टेट है जहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। उड़ीसा इसमें नहीं है, तो उड़ीसा इसका आंसर है। ठीक है, उड़ीसा इसका आंसर है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम। तो इसका बेसिकली आप मैप देख लेना, मैप देख के याद करना। मैंने तो मैप देख के याद किया था कभी, फॉर्चुनेटली फॉर मी मुझे अभी तक याद है। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे याद है। तो आप भी इसको मैप देख के याद करना, ठीक है, तो आपके लिए भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एचडीआई ह्यूमन डेवलप इंडेक्स इंडिया की 2014 में। आपको बताने की एचडीआई की वैल्यू क्या थी। अगेन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, वैल्यू, व्हाई आर यू आस्किंग वैल्यू। ठीक है, अनफॉर्चुनेट, ठीक है, मेरे लिए तो मुझे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन डी वाज द राइट आंसर, 0.666। अच्छा, आप एच डी आई जो है इतना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर अ नेशन, तो आप इससे पूछ लो कि इसको कौन पब्लिश करता है। हम बता देते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको पब्लिश करता है। आप इससे ये पूछ लो कि इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। मैं आपको बताता हूँ पैरामीटर्स इसके होते हैं। आप इसमें एजुकेशन देखते हो, एजुकेशन देखते हो, आप इसमें हेल्थ देखते हो, आप इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हो। तो बेसिकली बेसिकली ये जो एच डी आई है, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स है, ये आपका इकोनॉमिक प्लस सोशल इंडिकेटर है कि कंट्री जो है इन पैरामीटर्स में कैसी परफॉर्म कर रही है। एजुकेशन में कैसे परफॉर्म कर रही है, हेल्थ में कैसे परफॉर्म कर रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है उनका का। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर्स में एचडीआई जो आपको मार्क्स देती है। तो बेसिकली मार्क्स जो है ये दिए हुए हैं, 0.666 जो है मार्क आया हुआ है इंडिया का 2014 में प्रेजेंटली। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था तो मैंने रिसर्च की इस बार हमारा मार्क्स कितना चल रहा है, फिर हमारी जो है रैंक क्या है, रैंक इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इंडिया की रैंक कितनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लो आप, ये वैल्यू इतनी माइन्यूट डिटेल वैल्यू। अच्छा, फिर उसके बाद एग्जाम, फिर उसके बाद ऑप्शन तो देखो आप, ऑप्शन कितने क्लोज है, 0.0609, 666, 570, 538। चलो किसी ने 6 याद कर लिया होगा तो इनमें दो बेचारा कंफ्यूज हो गया होगा कि कौन सा है। वैसे इसका आंसर 6 था। प्रेजेंटली अगर हम बात करें 2021 में, इंडिया की वैल्यू है 0.45, 0.45, और इंडिया की रैंक है 131। 131 इंडिया की रैंक है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको बता दी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको रिलीज करता है, और इसके 3 पैरामीटर जो है एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो मैंने आपको बता दिए। ये हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, ये हमारा हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर कौन सा है दैट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट बाय फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड इमेजेस विद टाइनी इंक पार्टिकल्स। तो बेसिकली आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो आपका हाई क्वालिटी आउटपुट देता है। तो ये सबसे बड़ा, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो इन इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, तो बेसिकली इसमें ऑप्शन, ये आपको एलिमिनेशन मेथड से या फिर आप क्वेश्चन में इसका हिंट दिया हुआ है कि हाई क्वालिटी आउटपुट आपको मिल रहा है। तो हाई क्वालिटी आपको पता है कि इन तीनों में से सबसे लेटेस्ट कौन सा होगा, लेजर प्रिंटर, बिकॉज ये तीनों जो है पुरानी टेक्नोलॉजी है। पुरानी टेक्नोलॉजी, लेजर प्रिंटर जो है एक हाई क्वालिटी आउटपुट देगा, तो दिस इज योर राइट आंसर। Next question, which of the following is an antivirus software? Very easy. Tally is not, Java is not, none of the above is not, so Norton is a antivirus। ये तो है, काफी फेमस एंटीवायरस है, काफी लोगों ने सुना ही होगा।
अंडर विच एक्ट सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया बाय ब्रिटिश रूल? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट कौन से एक्ट के जो है थ्रू चला था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्री के तहत जो है रेगुलेटिंग एक्ट से ये सुप्रीम कोर्ट जो है आपका एस्टैब्लिश हुआ था। एंड आई गेस एलेक्स थेम्पी और ऐसे ही कुछ नाम है जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो पहले जज थे, शायद एलेक्स थेम्पी या फिर ऐसी कुछ नाम है। मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, अगर मैं ऑप्शन देखूंगा तो मैं बता दूंगा, बट एलेक्स थेम्पी समथिंग लाइक दिस वाज अ फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज नेम जो यहाँ पे अपॉइंट हुए थे। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट मैं चलता हूँ। हु इज द ऑथर, हु इज द ऑथर ऑफ नॉवल बुक तुम्हारे लिए? बाप रे बाप, तुम्हारे लिए कोई बुक आई थी उस वक्त, तो उसका ऑथर कौन है? इसका ऑप्शन हिमांशु जोशी है। हमें ऐसे क्वेश्चन से बचना है, करंट अफेयर क्वेश्चन था ये। ठीक है, हमें तो इस क्वेश्चन से बचना है। उसके बाद 23 राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड इन 16 हैज बीन गिवन टू। आपको बताना है कि ये अवार्ड था किसको दिया गया था, करंट अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन इस बार कोई काम का नहीं है, आगे बढ़ो। Which district of Uttarakhand? Good question. Which district of Uttarakhand state has its boundary with seven district of the state? आपको ऐसा स्टेट बताना है, आपको ऐसा डिस्ट्रिक्ट बताना है उत्तराखंड का जो अपना बॉर्डर 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता हो, 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता हो। तो वैसे तो एक ही स्टेट, एक ही डिस्ट्रिक्ट है जो 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता है, एंड आंसर इज पौड़ी। पौड़ी गढ़वाल जो है 7 के साथ शेयर करता है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से के साथ करता है, अगर मुझे याद सही से रहे तो। पहला है हरिद्वार, उसके बाद हम क्लॉकवाइज चलें तो हरिद्वार के बाद देहरादून से शेयर करता है, देहरादून से शेयर करता है। उसके बाद टिहरी से शेयर करता है, टिहरी से शेयर करता है। उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग से शेयर करता है, रुद्रप्रयाग से शेयर करता है। उसके बाद आपका चमोली से शेयर करता है, चमोली से शेयर करता है। उसके बाद आपका एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गए। उसके बाद शायद आपका नैनीताल से शेयर करता है, नैनीताल से शेयर करता है। एक आपका अल्मोड़ा सा करता है। हाँ, अल्मोड़ा यहाँ पे आएगा, नैनीताल यहाँ पे आएगा, अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर देखो आप मैप, उत्तराखंड का मैप खोल के देखोगे, अब ये सारे क्वेश्चन जो है उत्तराखंड के मैप खोलोगे तभी आपको याद होंगे। ठीक है, उत्तराखंड का मैप जो है आपको खोलना है, उसके बाद आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट देखने हैं, आपको इजीली याद हो जाएगा। मैंने भी ऐसे याद किया है, एंड फॉर्चुनेटली अगेन मुझे ये चीज़ याद रही। ठीक है, तो जो है आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फाउंडर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन? करंट अफेयर क्वेश्चन है। मेधा फटकर इसका आंसर है। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम, आई एम वेरी वेरी सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। मेधा पटकर जो है इसका जो आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ गुड क्वेश्चन, विच रिवर मेक्स अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? इंडिया नेपाल के बीच में बाउंड्री कौन सी रिवर से बनती है? बहुत न्यूज में रहा है, मतलब ये तो बहुत आसान आंसर है। काली रिवर जो है, कितना डिस्प्यूट रहा है इंडिया नेपाल का, और इसी रिवर पे डिस्प्यूट रहा है क्योंकि यही इसी से जो है हमारा बॉर्डर बनता है। और कौन सी ऐसी ट्रीटी थी जिसने ये जो बॉर्डर बनाया था? ट्रीटी ऑफ सगोली, ट्रीटी ऑफ सगोली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बार शायद पूछ लें वो, 1816 में हुई थी ये। ठीक है, तो बेसिकली ट्रीटी इंपॉर्टेंट रहती है, आप इसको रिवाइज कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल इज अ व्हाट? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, बस आंसर खत्म, ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 83। अब आगे साइंस के क्वेश्चन, अब मेरा तो थोड़ा दिमाग खराब हो जाएगा क्योंकि मुझे साइंस में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, साइंस मेरे को आती नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूं। साइंस में कुछ क्या क्वेश्चन है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन? ब्लड कोगुलेशन मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग। और आपको एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, कि यही सेम क्वेश्चन जो है उत्तराखंड पीसीएस का जो एफआरओ का एग्जाम हुआ था, एफआरओ एग्जाम हुआ था 28 नवंबर 2021 को, अभी 2 हफ्ते, एक हफ्ते पहले। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज आया था। ऑप्शन सी के इसका आंसर है। के विटामिन के जो है चलते जो है ब्लड फ्लोटिंग होती है। ठीक है, प्लांट है, प्लांट दैट ग्रोज इन सैलाइन वाटर, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो सलाइन वाटर में ग्रो करता है। तो इसका ऑप्शन हाइड्रोफाइट्स, बिल्कुल नहीं। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ पानी में या फिर पानी के आसपास जो है उगते हैं, तो उनको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। मीजोफाइट्स, मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो वेट वेट एरिया में या फिर ड्राई एरिया में, दोनों ऐसे एरिया में जो उग जाते हैं, उसको हम मेसोफाइट्स बोलते हैं। हेलोफाइट्स इसका आंसर है। हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो सलाइन वाटर यानी खारे पानी में जो है उगते हैं, सलाइन वाटर में। और थैलोफाइट्स का मतलब होता है, थैलोफाइट्स का मतलब होता है ऐसे कोई प्लांट जो विदाउट सॉइल उग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है फंगस, फंगस। ठीक है, ऐसी कोई फंगस
ठीक है, तो लिचन फॉर एग्जाम्पल, ये दो एग्जाम्पल थैलोफाइट्स के हो गए। तो मैंने आपको एक एक का मतलब बता दिया। ठीक है, फॉर्चुनेटली मुझे इसका मतलब पता था। एंड मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब खुद ऐसे क्वेश्चन डालते हैं फिर उसके बाद आगे। इस क्वेश्चन में बहुत बवाल हुआ था, इस क्वेश्चन में बहुत बवाल हुआ था, बवाल होना बनता भी था। क्वेश्चन का एक बार स्टैंडर्ड देखो तुम, कि बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट व्हाट। 85 क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखो आप। वो पूछ रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है। अरे बेसिकली आप पूछ लो ना, बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कितने सारे होंगे इंडिया में। पूछ लो कि उत्तराखंड में बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। आपने ऑप्शन दे दिया अल्मोड़ा, देहरादून, श्रीनगर, पंतनगर। ऑप्शन डी इसका पंतनगर आंसर है वैसे तो, पंतनगर इसका आंसर है। बट यू लुक, आप देखो कि पंतनगर, सॉरी, अगर आप वहाँ पे ऑप्शन में अगर आप यहाँ पे कोई और नाम दे देते तो वो उसका आंसर हो जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आयोग ने कैंसिल कर दिया था, आंसर की में स्टार है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज मसल प्रोटीन। इसमें आपको बताना है कि इसमें से मसल प्रोटीन कौन सी है। भाई ये इसके तो मतलब मैंने गूगल सर्च कर करके पागल हो गया, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन जो है इसका आंसर मायोसिन है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। ऑप्शन का सिर्फ मैं आंसर बता सकता हूँ कि इसका आंसर ए है, मायोसिन मसल प्रोटीन होता है। Apart from this, I don't know anything about this. I'm really, really sorry, but this is how it is. Question 87. Which of the following waves cannot be polarized? Cannot be polarized. Again, I don't have any idea about this question again. Option A is the right answer, sound waves. अगर कोई बंदा जिसको लगता है कि इसको इसका मतलब पता है और वो elaborate कर सकता है, then please comment section में मेरे को बता देना कि polarize का मतलब या फिर ये आंसर इसका क्या होगा। आंसर वैसे साउंड वेव है, बट कोई कॉन्सेप्ट अगर चाहता है कि इसको आता है कि समझा सकता है तो वो समझा सकता है प्लीज। एक लर्निंग प्रोसेस हो जाएगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लर्निंग इज अ टू वे प्रोसेस। मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे बताओगे। ठीक है, ऐसे जो है इंटरेक्शन अच्छा होगा एंड वी विल लर्न अ गुड कॉन्सेप्ट। हम अच्छे से लर्न कर पाएंगे, ठीक है, चीज़ों को। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं। 88। 88 कहता है आर एच फैक्टर इज derived इज नेम फ्रॉम। ये आर एच फैक्टर जो है इसकी फुल फॉर्म कहाँ से आती है। ऑप्शन बी, रेसिस मंकी से आती है। अगेन कुछ नहीं पता इसके बारे में। जो है ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है वैसे तो, मैंने देखा था गूगल पे। तो ल्यूसेंट में कवर होना चाहिए मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं है कवर है नहीं है, बट ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन जो है ल्यूसेंट में कवर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन गुड क्वेश्चन, अ सैटेलाइट इज यूज फॉर। वेरी सिंपल क्वेश्चन वैसे तो, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बट जहाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो अच्छा लगता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वेदर फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ऑल ऑफ द ऑप्शन, ऑल ऑफ द सैटेलाइट जो है इन तीनों पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, और आपको पता ही है मतलब वेदर फोरकास्टिंग भी है, कम्युनिकेशन भी है, हर चीज हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस इज व्हाट। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। मैं सिर्फ आपको इसका आंसर बता सकता हूँ। नेक्स्ट 91, सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम जो है, ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग जो है कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी। तो बेसिकली ह्यूमन जीनोम का मतलब क्या होता है कि हमारे जो डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, जीन्स होते हैं, ठीक है, वो हर एक ह्यूमन के अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो बहुत ब्रीफ में मुझे मैं बताया था आपको। तो इन जीन्स को जो स्टडी करने के लिए, इन जीन्स को स्टडी करने के लिए ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है, सो दैट आपको पता, आप जो है एक डेटा कलेक्ट कर पाओ, डेटा कलेक्ट कर पाओ कि जो है हर इंसान में जो है किस तरह के जो है जीन्स पाए जा रहे हैं। और जो है फॉर एग्जांपल आपको बता दो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि उनको साइंस में ये देखना है कि फॉर एग्जांपल आप पैरासीटामोल खाते हो, पैरासीटामोल आप खाते हो, तो पैरासीटामोल एक आदमी लेगा, तो ये जब गोली हर एक आदमी डिफरेंटली लेगा तो उस पर डिफरेंट रिएक्शन करेगी। रीजन, क्योंकि हर एक आदमी के अलग अलग जीन्स है। अलग अलग एक ये पैरासीटामोल अगर जो है 10 बंदे लेंगे तो 10 बंदे अलग अलग वे में रिएक्ट करेंगे, उनकी बॉडी जो है अलग अलग वे में रिएक्ट करेंगी। तो यही डेटा जो है वो जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट वो जो है टारगेटेड डिलीवरी, यानी जो है जहाँ पे भी जिस इंसान को जिस तरह की प्रॉब्लम है उस तरह के लिए उसके स्पेसिफिक कस्टम करके जो है मेडिसिन बनाई जाए। ठीक है, ये साइंस के जो कुछ रिसर्च होती रहती है, तो उसका कुछ डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग आपका वहाँ पे यूजफुल होता है। 2001 में हुआ था ये। ठीक है, 2001 में हुआ था, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगेन वेरी इजी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ भाई फैक्चुअल क्वेश्चन था। 92, डीएनए डज नॉट कंटेन व्हाट। अब बेसिक, ये डीएनए आपको बेसिक जो है साइंस आपको आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि बेसिक डीएनए में क्या क्या आता है। आपको पता है मैंने फुल फॉर्म ऐसे याद की हुई, एटीसीजी। ठीक है, अब इसके नाम मुझे बड़े देते हैं, एडेनाइन टीम पता नहीं क्या था, एटीसीजी में इसका नाम याद कर लेता हूँ। तो जी आता है, जी हाँ, गुआनाइन आता है। ए एडेनाइन से यू यूरासिल, यूरासिल नहीं आता तो इसका आंसर यूरासिल है, नन ऑफ दिस तो नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यूरासिल। ऑप्शन सी यूरासिल इसका आंसर है। ठीक है,
एंड व्हाट इज डीएनए, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप देख लो कहीं पे भी, ये चीज तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जो है डीएनए में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो यूरासिल जो है डीएनए में इंक्लूड नहीं होता, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। Moving forward, 93rd in 2016, which became the first European country to win Thomas Cup? Again, current affair question है, अपने कोई काम का नहीं है, डेनमार्क शायद इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has become the first country in the world to ban डिफोरेस्टेशन? आपको बताना है कि डिफोरेस्टेशन किस कंट्री ने बैन कर दिया। अब ये बहुत बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा जो है ये स्टेप है। तो आप देख लो इस स्टेप्स। अब चार आपको कंट्री बताऊंगा मैं, और चार में से आपको पता लग जाएगा, आपको कहीं से मतलब आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, तब भी इसका आंसर आप निकाल सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। तो आपने सुना भी नहीं होगा ना, और आपको गैस करना हो, तो आप जो है नॉर्वे ही गैस करोगे। रीजन, आप तीन कंट्री के नाम देखो, ब्राजील, इंडिया, केनिया। आपको लगता है ये तीन कंट्री ऐसी हैं जो डिफोरेस्टेशन को बैन करेंगी? डिफोरेस्टेशन का बैन करने का मतलब क्या होता है कि आप जो है एक जो है अपना इंडस्ट्रियल या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, आप जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को आप रोक दोगे, या फिर एक तरह से जो आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि आप जो एग्जिस्टिंग, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है ब्राजील, इंडिया, केन्या जो है इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो पॉपुलेशन ज्यादा है, तो पॉपुलेशन फीड करने के लिए इसको इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। आप नॉर्वे देखो, नॉर्वे इज एन स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है इतनी स्मार्ट है, इतनी स्मार्ट है, वहाँ की पॉपुलेशन जो है इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत कम पॉपुलेशन होती है, ठीक है, एंड दे बिलीव इन नेचर, नेचर में बिलीव करते हैं। तो आप जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में पढ़ना, और आपको असली मतलब पता लगेगा कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो है कितनी अच्छी तरह के लोग होते हैं, कितनी अच्छी वैल्यूज वो अपने लोगों को देखते हैं, ठीक है। अगर वैल्यूज वाइज देखा जाए तो करप्शन नहीं है बिल्कुल भी यार, मतलब बिल्कुल जीरो करप्शन है। तो आपको आपको कभी मौका मिले तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में पढ़ना, एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम देम, ठीक है। तो नॉर्वे इसका आंसर है, नॉर्वे ने जो है डिफोरेस्टेशन को बैन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, चाइना इज लुक इन डिस्प्यूट विद फिलीपींस एंड वियतनाम ओवर कंट्रोल ऑफ विच टेरिटरी इन साउथ चाइना सी? तो आपको पता है साउथ चाइना सी में जो है चाइना कितने के साथ मुद्दा चल रहा है, मतलब चाइना हर जगह से बॉर्डर डिस्प्यूट में है, हर एक कंट्री के साथ जिसके साथ वो बॉर्डर अपना वो बॉर्डर शेयर करता है, हर एक कंट्री के साथ उसका बॉर्डर जो है इशू चलता रहता है। तो जो है ये आपको पता है, ये चाइना बोलता है साउथ चाइना सी पूरा हमारा है। तो जो है ये इसका आंसर स्पार्टले आइलैंड चेन है, जो स्पार्टले आइलैंड चेन है वो जो है ये बॉर्डर डिस्प्यूट है फिलीपींस, वियतनाम और साउथ चाइना सी का। बॉर्डर डिस्प्यूट तो कहना गलत होगा, क्योंकि बॉर्डर तो शेयर नहीं करते, बट वो बोलते हैं कि साउथ चाइना सी हमारा है। और इसमें फिलीपींस बोलती है कि नहीं नहीं, स्पार्टले आइलैंड हमारा है, वियतनाम बोलती है कि हमारा है, चाइना बोलती है। तो तीन ये देश हैं जो इस आइलैंड को जो है क्लेम करते हैं। 96, which state has become the first digital state of the country? केरला इसका आंसर है, डिजिटल पहला स्टेट जो है बन गया था। करंट अफेयर क्वेश्चन है, अपने ज्यादा काम का नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 97, who is the author of book editor unplugged, media magnates needs, and ये क्वेश्चन का आंसर आई डोंट नो, बट ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, करंट अफेयर क्वेश्चन, सो नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस एट ऑल। 98, विच फिल्म वाज चूजन एट द 63rd नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए? कौन सी बेस्ट फिल्म जो चुनी गई थी? बाहुबली इसका आंसर है, बाहुबली जो चुनी गई थी, ठीक है। अगेन नॉट रेलिवेंट फॉर अस दिस ईयर, इस साल जो है कोई रेलिवेंट नहीं है हमारा, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन रिपीट हो सके, क्वेश्चन जो रिपीट हो सकते हैं। दिस क्वेश्चन विल नॉट बी रिपीटेड। 99, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड 15 किसको दिया गया था? तो आई गेस इसका आंसर केदारनाथ, नहीं केदारनाथ नहीं, इसका आंसर प्रतिभा राय, आई डोंट नो, हमारे काम का है भी नहीं। आई गेस प्रतिभा राय को दिया गया था, ठीक है। तो करंट अफेयर क्वेश्चन है, हमारे कोई काम का नहीं है। लास्ट क्वेश्चन जीएस का, एंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? आपको बताना है कि इंसुलिन कौन से जो है ऑर्गन से सिक्रेट होता है। वेरी इजी क्वेश्चन, पैनक्रियास से होता है, पैनक्रियास से जो आपका इंसुलिन सिक्रेट होता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जनरल साइंस की, ठीक है। सो दिस विद दिस वी एंड आवर 100 क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस। आई होप आपको मैंने कुछ आइडिया दिया हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। इफ यू हैव गुड कमांड ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा कमांड है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अप्लाई दैट इन सर्टेन क्वेश्चंस वेयर यू डोंट रिमेंबर द फैक्ट्स। जहाँ पे आपको फैक्ट्स जो याद नहीं आ रहे और आपको कॉन्सेप्ट्स आता है, तो वहां पे आप ये एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है आपको, और उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप कुछ आप आइडिया लिया होगा आपने, और आप जो है एक लर्निंग आपने इस लेक्चर से ली होगी, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे हमने आंसर की नहीं बताई, उसके साथ हमने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन
अब इस बार के प्रीलिम्स में कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हमने एक बहुत 7-8 क्वेश्चन ऐसे देखे जो मैंने आपको बताया कि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के इस बार के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। ठीक है, बाकी जो है मैं लोअर पीसीएस के लिए और तो मैं ज़्यादा कुछ लेके आ नहीं पाऊंगा अपने चैनल पे। मैं अपर सी पीसीएस के लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली अपने चैनल पे जो है चीज़ें कवर करूंगा। उसमें मैं आपको सारा मटेरियल दे दूंगा, सारा मटेरियल मैं जो मेरे लेक्चर्स जो है मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। एंड आई होप उत्तराखंड जीएस जो है English medium के लिए especially, I can provide you the best content. I hope I am making the content. I am compiling my notes. ठीक है, तो I will be providing this on my YouTube channel. So if you want these lectures, so please subscribe my channel. अगर आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट आपके किसी भी काम आ रहा है तो सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, एंड 1000 सब्सक्राइबर अगर मेरे हो जाते हैं देन वी कैन गो लाइव। यूट्यूब की एक पॉलिसी, अगर आपका जो है 1000 सब्सक्राइबर नहीं है तो आप जो है लाइव नहीं जा सकते। सो प्लीज हेल्प मी आउट सो दैट आई कैन इंटरेक्ट विद यू गाइज ऑन लाइव बेसिस। ठीक है, सो लेट्स एंड दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मैं 12 दिसंबर को एग्जाम है, उसी दिन मैं जो है एक एनालिसिस करूंगा एग्जाम का। ठीक है, सो कैच यू देयर। मैं इवनिंग में जो है एनालिसिस लेके आऊंगा। ठीक है, सो वहीं पे मिलते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जाम किस तरह का हुआ था। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड होप यू डू पास दिस एग्जाम, और ये जो एग्जाम आने वाला है 12 दिसंबर को, आप जो है बहुत अच्छे नंबर लाएं और कट ऑफ को पार करें और मेंस लिखें। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।